नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब है कि आपने कितना पैसा कहाँ पे लगा रखा है। लार्ज कैप में कितना लगा रखा है, मिड कैप में कितना लगा रखा है, स्मॉल कैप में कितना लगा रखा है, गोल्ड ईटीएफ वगैरह में कितना लगा रखा है, या रीट्स में कितना लगा रखा है। रीट्स होते हैं हमारे जो प्रॉपर्टी को बेसिकली इंडिकेट करते हैं, वो रीट्स होते हैं, या इन्विट्स भी होते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाते होते हैं वो इन्विट्स होते हैं। तो आपका पैसा लगा कहाँ पे हुआ है। शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से यही चीज़ें होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स के लिए कुछ और चीज़ें भी होती हैं। आपके नेटवर्थ का कहीं बहुत सारा हिस्सा आपके मकान में या घर में या लैंड में तो नहीं लगा हुआ। कहीं आपने बड़े सारे पैसों से सिर्फ गोल्ड ही तो नहीं खरीदा हुआ। कहीं आपका मेजॉरिटी चंक आपके सेविंग बैंक अकाउंट में एफडी में तो नहीं पड़ा दोस्तों। तो ये चीज़ दोस्तों होती है एसेट एलोकेशन, कि किस चीज़ में आपका कितना पैसा पड़ा है। अब मुद्दा ये है कि कितना पैसा किस चीज़ में होना चाहिए आपके प्रोफाइल के हिसाब से, आपकी फैमिली की सिचुएशन के हिसाब से, आपकी पर्सनल फाइनेंस की सिचुएशन के हिसाब से। इस चीज़ को दोस्तों कहते हैं एसेट एलोकेशन। तो एसेट एलोकेशन, बहुत से लोगों को इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है, ना ही वो इस चीज़ का कभी ध्यान देते। उनके पास मान लीजिए सैलरी से इनकम आ रही है, तो मे बी जैसे जैसे पैसे इकट्ठे हों कि आप सेविंग बैंक अकाउंट में ही पड़े रहें, थोड़े से ज़्यादा हो कि आप वो गोल्ड या कोई प्रॉपर्टी ले ले, ईएमआई वगैरह पे कोई प्लॉट ले ले, कोई मकान ले ले। आम जिंदगी ऐसे चलती है। लेकिन अगर आप एक्टिवली अपने फाइनेंसिस को मैनेज करते हैं तो आप ये देखते हैं कि भाई मेरा नेटवर्क का कितना पैसा कहाँ होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले नॉलेज आपको ये होनी चाहिए कि एसेट और लायबिलिटीज़ में आप अंतर करना सीखें। अगर आप रहने के लिए अपने घर ले रहे हैं तो वो आपका एसेट नहीं है, लायबिलिटी ज़्यादा है। क्योंकि एक मकान के अंदर लैंड के अलावा काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है जिसकी वैल्यू समय के साथ नहीं बढ़ती। एंड एसेट बाय डेफिनेशन उसका जो प्राइस है वो टाइम के साथ बढ़ना चाहिए और उसको आपको इनकम भी देनी चाहिए। एंड लायबिलिटी बाय डेफिनेशन उसका प्राइस जो है घटना चाहिए और वो आपका खर्चा कराए, ऐसी चीज़ होनी चाहिए। एक एग्जांपल हम गाड़ी से देते हैं। अगर आपने मारुति सुजुकी से मारुति की कार खरीदी है तो वो लायबिलिटी, क्योंकि कार का प्राइस समय के साथ घटेगा और साथ में वो आपका खर्चा भी कराएगी। आपको उसमें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इंश्योरेंस, सर्विस वगैरह, ये सारे टोल टैक्स, सारे कॉस्ट आपको देने पड़ेंगे। तो जब आप कार लेते हो तो टोटली लायबिलिटी है। और कंपनी का, मारुति का शेयर लोगे तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा आपको, और कंपनी जो प्रॉफिट में से हिस्सा डिविडेंड भी आपको देगी, कमा के भी देगी, शेयर भी बढ़ेगा आपका। तो वो कमाई है, ये क्लियरली डिफ्रेंशिएट करता है कि लायबिलिटी क्या होती है। कार लायबिलिटी है, लेकिन कार की कंपनी का शेयर आपका एसेट होता है दोस्तों। अब बात यह कि एसेट भी अलग अलग तरह के हैं। जैसे लैंड, मैंने बताया, ज़मीन का रेट तो बढ़ने के चांस होते हैं, तो वो एक एसेट में आ जाता है। गोल्ड का प्राइस भी बढ़ता है, वो भी एसेट में आ जाता है। शेयर्स हैं, उनका प्राइस भी बढ़ता है, वो कमा के भी देते हैं, वो भी एसेट में आ जाता है। अब आपको इन एसेट, और बैंक में भी आपका पैसा, सेविंग बैंक अकाउंट खोलोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, एफडी मिलेगी, वहाँ भी पैसा बढ़ रहा है तो वो भी एसेट में आ जाता है। लेकिन मुद्दा ये है कि इनमें से कौन सा एसेट आपने कितना लिया हुआ है अपने नेटवर्क के हिसाब से, वो आपका एसेट एलोकेशन है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये में से आपने 90 रुपये की लैंड ली हुई है, तो आपका ज़्यादातर पैसा लैंड में, रियल इस्टेट में है। अब उसमें बड़ी दिक्कतें हैं, तो आपको हर एक एसेट क्लास की आपको प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। जैसे ज़मीन के साथ दिक्कत क्या है, टाइटल का इशू है, डॉक्यूमेंटेशन फिजिकल होते हैं, रजिस्ट्री, सेल डीड वगैरह, म्यूटेशन, सब आपको फिजिकल कॉपी रखनी पड़ेगी। ट्रांजैक्शन लंपसम होती है, काफ़ी पैसा लग जाता है। जो लिक्विडिटी है वो नहीं होती, आप अचानक से उसको नहीं बेच सकते। इसी तरीके से दूसरी जैसे एसेट्स है, जैसे गोल्ड है। गोल्ड के साथ दिक्कत क्या है, फिजिकल गोल्ड लोगे तो भैया चोरी होने का भी खतरा होता है उसके अंदर। और गोल्ड का जो प्राइस है, जो उसकी ग्रोथ है, वो बड़ी 7-8% इन्फ्लेशन जैसी होती है, रियल रिटर्न नहीं मिलते। बैंक में अगर आपने पैसा रखा हुआ, ग्रो वो भी कर रहा है, लेकिन वो इन्फ्लेशन जितना ही नहीं ग्रो कर रहा। शेयर मार्केट में दिक्कत ये है कि वहाँ पे ग्रोथ बड़ी अच्छी है, लिक्विडिटी भी है, कभी मर्जी निकालो, फिर प्राइस डिस्कवरी भी होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको यही नहीं पता भैया शेयर कौन सा लेना है। तो अलग अलग, क्योंकि 5-6 हज़ार शेयर्स होते हैं, कभी कोई शेयर महंगा है, कोई सस्ता है, कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं है। तो अलग अलग एसेट क्लास की दोस्तों अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, और किस एसेट क्लास में कितना पैसा रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन होता है, जिसको हम एसेट एलोकेशन कहते हैं। अगर आपका इक्विटी में बहुत कम पैसा है, अगर आपने शेयर मार्केट में बहुत कम पैसा लगा रखा है, क्योंकि शेयर मार्केट ही सबसे तेजी से ग्रो होने वाली एसेट क्लास है, अब उसमें ही आपने पैसा कम लगा रखा है, आपने सारा पैसा लैंड और गोल्ड में लगा रखा है या सेविंग बैंक अकाउंट में, पर तो आपका पैसा नेटवर्थ दोस्तों ग्रो ही नहीं करेगी।
आप कमा के नौकरी करके खून पसीना बहा के पैसे इकट्ठे करते जाओगे, लेकिन पैसा आपके लिए काम नहीं करेगा, आपकी नेटवर्थ ग्रो नहीं करेगी। आपको शेयर मार्केट में थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि वही सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली मार्केट है। लेकिन आपको साथ में सीखना भी पड़ेगा कि मार्केट में आखिर पैसा कहाँ लगाया जाए। ये थी दोस्तों एसेट एलोकेशन पे चर्चा। थैंक यू।